हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10th में हमने ग्रामर के वीडियोस बनाए हैं। पद परिचय, तो पद परिचय में स्टार्टिंग में शब्द पद आता है। हमारे ग्रामर का पॉइंट है शब्द पद यानी कि पद परिचय। तो वैसे पद परिचय तो पूरा मैंने 2 वीडियोस में क्लियर किया है। ये वीडियोस में मैं शब्द का थोड़ा डेफिनेशन या क्लियर कर दूँ आपके साथ कि शब्द क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे शब्द, तो एक से अधिक वर्णों के मेल से। अब शब्द से पहले क्या आएगा? वर्ण आएगा। वर्ण में क्या आएगा? व्यंजन और स्वर। तो हमें जैसे पता है कि व्यंजन हमारे अ से लेकर अह तक, अ आ ई उ ऊ, और व्यंजन है हमारे क से ज्ञ तक, क ख ग ग। तो वो सब तो हमने सीख लिया है 9th में। वर्ण विच्छेद में सब ये सब कुछ सीखने को मिलता है। पर हमारे 10th में क्या है? वर्ण तो सीख लिया कि क से ज्ञ तक व्यंजन है और अ से अह तक स्वर है। तो अब वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो कैसे शब्द बनता है यहाँ पे शब्द के आगे मैं बताती हूँ। तो अब वो हमारा जो पॉइंट है ग्रामर का वो है शब्द और पदबंध। तो पदबंध का तो हमने 2 वीडियोस में देखा, पर शब्द का थोड़ा आगे कुछ सीखने का बाकी है। तो देखो शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो देखो एक से अधिक वर्णों के मेल से बने, एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे कि म, यहाँ पे ये क्या है? हलंत है म के नीचे, क्योंकि इसके साथ स्वर मिलाएंगे तभी हमारा पूरा वर्ण बनेगा। म प्लस ओ प्लस ह प्लस अ, ये नीचे ये निशान है जो तिरछी रेखा है वो है हलंत। म प्लस ओ प्लस ह प्लस अ प्लस न प्लस अ। तो अब यहाँ का ये वर्ण है, व्यंजन है, और ये स्वर दोनों मिला के मो, ह और अ, ह पूरा ह बन गया, और न प्लस अ तो मोहन। तो ये बन गया हमारा शब्द। तो यहाँ क्या बताया है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक वर्ण शब्द समूह कहलाता है। शब्द बन गया। ये अलग अलग जो है स्वर और व्यंजन को मिला के शब्द बनते हैं। जैसे कि ब प्लस आ, तो ब पूरा बन गया। ज प्लस आ, जो ज के नीचे हलंत है वो तिरछी रेखा है वो हलंत बोलते हैं। इसके साथ जब स्वर मिलेगा तभी वो पूरा वर्ण बनेगा। प्लस र प्लस अ तो बाजार, ये शब्द बन गया बाजार। आगे देखो न प्लस ई तो नी, र प्लस अ तो र, और झ प्लस आ तो निर्जा, ये शब्द बन गया निर्जा। ख प्लस ई तो खी प्लस र अ तो खीर। यहाँ पे मोहन शब्द बनाया, बाजार, निर्जा तथा खीर, ये जो शब्द बनाए वो वर्णों के मेल से बनाए गए शब्द है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि शब्द कैसे बनते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब शब्दों के वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। सार्थक, क्योंकि किसी भी वर्णों के मेल से शब्द नहीं बनता, सार्थक शब्द होना जरूरी है। जैसे कि ये मोहन है तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये जो सार्थक वर्ण लिखे हैं इससे ही मोहन बनेगा। कोई भी वर्ण ऐसे मिला लेंगे तो सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह से होते हैं। आगे है वर्णों का वही शब्द समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जो वर्णों है उस वर्ण समूह शब्द जो क्यों कहलाता है? क्योंकि जो स्वतंत्र रूप से जिसका प्रयोग होता है। जैसे कि रमेश है, शतरंज है, राधा है, पुस्तक, मेज आदि। तो आदि ऐसे सार्थक शब्द है, वही शब्द कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत या उत्पत्ति रचना
अर्थ और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण यहाँ देखें हम कि शब्द का वर्गीकरण, मतलब कि शब्द कौन कौन से प्रकार के होते हैं। हमारी हिंदी भाषा में स्टार्टिंग देखो, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बहुत सारे शब्द होते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण हम देखें कि सबसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। एक है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज और चौथा विदेशज। ये 4 जो शब्द हमारे हैं वो है स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब पहला है तत्सम शब्द। तो वो कैसे शब्द है जिसे तत्सम कहा जाता है? तो वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो वैसे शब्द तत्सम शब्द कैसे कहा जाता है? तो तत्सम शब्द इसे कहा जाता है कि जो संस्कृत से आए गए शब्द है और संस्कृत से मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोजन होता है। वैसे जो शब्द है वो तत्सम, सम उनके समान, मतलब संस्कृत में जैसे हैं मिलते हैं वह शब्द, वैसे ही शब्द हिंदी में मिलते हैं। तो वैसे शब्द होते हैं उसे बोलेंगे तत्सम शब्द। तो वैसे कौन से शब्द है? जैसे एग्जाम्पल में दे सके कि अग्नि, तो वो हिंदी में भी अग्नि ही बोला जाता है और संस्कृत में भी अग्नि। मातृ, पितृ, सूर्य, सत्य, छात्र, निपुण, पत्र, वायु आदि ऐसे जो शब्द है वो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन, इसमें कोई चेंज नहीं करिए किया, ये संस्कृत है वैसे ही शब्द हिंदी में भी हम प्रयुक्त करते हैं। तो ऐसा बिना किसी परिवर्तन से अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोजन करते हैं, वैसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर प्रकार ही तद्भव। तद्भव उसके जैसे भाव बताने वाला शब्द, सिंपल डेफिनेशन इसकी है। वे संस्कृत शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ, यहाँ पे क्या है कि जो संस्कृत में जैसे शब्द मिलते हैं वैसे ही हिंदी में मिलते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग किया नहीं, बिना किसी परिवर्तन। अब इसमें तद्भव में क्या है कि कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ परिवर्तन किया है तो उसे तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे कि तत्सम में अग्नि शब्द था तो यहाँ चेंज करके हिंदी में लाया गया, तब आग शब्द बनाया, तो ये आग शब्द है। वहाँ मातृ शब्द मिलता है तो वो संस्कृत जैसा ही हिंदी में मिलता है। और जो तद्भव में क्या है, माता शब्द बना दिया, पिता, सूर्य का सूरज, आँख, आंसू, भाई आदि शब्द जो है हमारे वो संस्कृत से तो लिए गए हैं पर हिंदी में परिवर्तन करके चेंजेस किए उसके, पर उसका भाव वैसा है जैसे कि पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम शब्द जो हमारे होते हैं, समानार्थी होते हैं। आग का शब्द पर्याय अग्नि ही बनता है लेकिन लिखते हैं आग, तद्भव में लिखते हैं आग। मातृ तो माता, पितृ तो पिता, भाव समान है इसका, मतलब भाव समान है पर कुछ परिवर्तन करके तद्भव शब्द बना दिए हैं। अब स्रोत के आधार पर हमारा तीसरा भेद है देशज शब्द। जो हमारी देशज भाषा यानी कि जो शब्द साधारण बोली चाल होती है उसकी भाषा में प्रचलित है और संस्कृत या किसी अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में प्रचलित अन्य बोलियों से लिए गए हैं। थोड़े थोड़े अंतर में, जैसे कि जो एरिया होता है वहाँ की जो भाषा देशज बोली होती है उसमें शब्द वैसे ही होते हैं, समान भाव वाले होते हैं, लेकिन लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। तो देशज शब्द कौन से कहलाते हैं कि जो शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित है और संस्कृत या किसी अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में प्रचलित अन्य बोलियों से मिले जुले होते हैं। संस्कृत भाषा से नहीं मिलते, लेकिन यहाँ की बोली, थोड़े अंदर के बाद की बोली, तो वहाँ की जो बोलचाल की भाषा है वैसे वहाँ से लिए गए जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जूता, लड़का, डिबिया, खिड़की, खड़ाऊ, झाड़ू, झुग्गी, घोंसला, आँख फोड़, गुड़किया। तो वैसे जो शब्द है हमारे तो वो है
देशज शब्द। आगे का प्रकार है हमारा विदेशज शब्द, देशज और विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज। अब चौथा है शब्द प्रकार विदेशज। ऐसे शब्द जो अब है आगे विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द किसे बोलते हैं? ऐसे शब्द जो विदेश भाषा, ऐसे शब्द जो विदेश भाषा, इसमें कौन से विदेश भाषा? तो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीस से हिंदी में लिए गए हैं। ऐसी जो विदेशज भाषा है उसमें से चेंज करके हमारे हिंदी में लिए गए जो शब्द हैं उसे कहते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो उसमें मशीन जो शब्द है वो इंग्लिश शब्द है। स्कूल, पेन, चश्मा, टाइम टेबल, स्पेशल, लाश, हाशिया, जमात और स्कीम आदि। तो ऐसे जो शब्द है वो हम हिंदी में जो यूज़ करते हैं वो किसी और मतलब कि विदेशज और भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी भी है, अरबी, फारसी है, तुर्की है, फ्रांसीस है। तो वैसे शब्द है पर हमारे हिंदी में हम यूज़ करते हैं कुछ परिवर्तन के बिना। मशीन को मशीन ही यूज़ करेंगे, पर इंग्लिश वो शब्द है लेकिन हिंदी में मशीन ही बोलते हैं। तो ऐसे जो कोई शब्द है उसे हम बोलते हैं विदेशज शब्द। तो ये स्रोत की उत्पत्ति के आधार पे हमारे 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब आगे देखें कि शब्द में ये 4 प्रकार हो गए। अब दूसरा है वर्गीकरण के आधार पे, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार हैं? तो रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। अब देखो रचना के आधार पर जो हमारे रूढ़ शब्द है तो किसे बोलते हैं रूढ़ शब्द? तो वे शब्द जिनके खंड करने पर अर्थ न निकलता हो, मतलब कि जो शब्द है उसके टुकड़े यानी कि खंड करने पर अर्थ न निकलता हो, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो जैसा है वैसे ही उसका अर्थ निकालो तो ही बनेगा, उसके खंड यानी कि टुकड़े करके उसके अर्थ नहीं, स्वतंत्र पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र है, रूढ़ शब्द उसे कहेंगे हम। जैसे कि कल, कपड़ा, आदमी, घर, घास, पुस्तक, घोड़ा, हाथ, पैर, रोटी आदि। अब ऐसे शब्द है तो इसका जो हम खंड करके कुछ शब्द का परिवर्तन नहीं कर सकते। जो पूर्ण रूप से कल है तो कल ही का उसका अर्थ बनेगा। जैसे कि कल शब्द के खंड कर देने से क और ल अर्थहीन रूप देता है। क का अलग कर देंगे, ल अलग कर देंगे तो क का कोई अर्थ नहीं होता, ल का नहीं होता। तो ये पूर्ण रूप से जो शब्द है, तो ये पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र है तो उसे कहेंगे रूढ़ शब्द। कपड़ा तो क, प और डा जो अलग अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो इसे बोलेंगे रूढ़ शब्द। कि वे शब्द जिनके खंड करने से कोई अर्थ नहीं निकलता और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है वही कहलाता है रूढ़ शब्द। तो ये रचना का पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। अब आगे है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के या शब्दांशों से बने हो और जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, वे कहलाते हैं यौगिक शब्द। योग यानी कि जोड़ना, 2 शब्दों के मेल करना, योग यानी कि मिलाना। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हो और जिनका अलग अलग अर्थ हो और अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, तो वे हैं यौगिक शब्दांश। जैसे कि देश प्लस भक्ति, तो देश के लिए भक्ति, जैसे शब्द समूह के लिए हम बोलेंगे कि देश के लिए भक्ति, तो उसका अर्थ होगा देशभक्ति। अब देश तो देश का अलग करने से भी बनेगा कि ये देश ये है, ये देश के अलग अलग नाम होते हैं। और भक्ति जो अलग करेंगे तो भी उसका अर्थ बनता है कि ये ऐसी भक्ति करता है, ये भक्त भक्ति करता है। तो देश का भी अलग अर्थ बनता है, भक्ति का भी अलग बनता है अर्थ। तो ये दोनों अर्थ जो यौगिक मतलब कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का शब्दांश से बने हुए हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि विद्या प्लस आय,
तो विद्या का आलय, तो विद्या का अर्थ भी अलग है, ज्ञान है, और आलय तो जहाँ पढ़ाया जाता है वह। तो देशभक्ति शब्द देश व भक्ति शब्दों के योग से बना है। देश अर्थात किसी राज्य की सीमा तथा भक्ति अर्थात आराधना करना है, जैसे मैंने अभी समझाया वैसे ही। तो दो शब्द अलग अलग करते हैं तो भी उसका अर्थ निकलता है, उसे बोलेंगे यौगिक शब्द। तीसरा प्रकार है रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें रूढ़ तथा यौगिक शब्द दोनों शब्दों की विशेषताएं होती है। रूढ़ तथा यौगिक दोनों की योग रूढ़ शब्द। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं। तो इसमें क्या था कि दो अलग अलग वर्णों का खंड करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, और इसमें क्या था, दो शब्दों के मेल से दो का अलग अलग अर्थ बनता है। तो अब देखें यहाँ कि क्या विशेषता होती है, दोनों शब्दों की विशेषता होती है। इससे तात्पर्य यह है यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक खंड यानी कि टुकड़े किए जा सकते हैं, और रूढ़ शब्दों के समान इनके एक विशेष अर्थ होता है, जैसे कि हिमालय, पीताम्बर, नीलकंठ, पंकज, जलद, चतुर्भुज, दशरथ, दशानन आदि। तो जो ऐसे शब्द है तो पंकज, अब यहाँ पंक प्लस ज, तो पंकज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न, परंतु इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। पंकज का क्या अर्थ बनेगा, कमल। तो यहाँ पे पंकज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न, परंतु इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाता है। तो ऐसे जो शब्द है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं। इससे तात्पर्य यह है कि यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, पर रूढ़ शब्दों के समान इनका विशेष अर्थ भी होता है। यहाँ टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन अर्थ भी निकलता है, तो ये दोनों का यहाँ मेल बताता है। अब देखें तीसरा है, पहला हमने देखा कि रचना के आधार पर, दूसरे हमने प्रकार देखे रचना के आधार पर देखे, स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर देखे। अब तीसरा है अर्थ के आधार पर, शब्द का अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। एक है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, और चौथा है विपरीतार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द। अब देखो अर्थ के आधार पर चार भेद है। इसमें सबसे पहला है एकार्थी शब्द, एक अर्थ वाला। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कि घर, तो घर का अर्थ एक ही, जो हम जहाँ रहते हैं वो घर। रात, पुस्तक, गंगा, दिल्ली, राम, पटना आदि। तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उसे कहेंगे एकार्थी शब्द। सेकंड है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है तो उसे बोलेंगे अनेकार्थी शब्द। जैसे कि हार, तो हार का अर्थ होता है गले की माला भी बनता है, और जो स्पोर्ट्स में या कोई भी खेल में पराजय हो जाते हैं उसे भी बोलेंगे हार। जैसे कि हार जीत, तो उसका अनेक अर्थ बनता है। दूसरा है कनक, तो कनक का अर्थ है सोना, और उनको बोलते हैं धतूरा भी बोलते हैं, जो एक वनस्पति है। तो इनका भी अनेक अर्थ होते हैं। अब आगे है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तीसरा अर्थ है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जैसे हम जानते हैं वैसे, तो उसे बोलेंगे समानार्थी शब्द। जैसे कि अंधेरा, राजा, फूल, तो इसका ये अलग अलग पर्यायवाची अर्थ बताया है। तिमिर, तम, अंधकार, राजा तो नृप, नरेश, महीप, फूल तो पुष्प, सुमन, कुसुम। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द हम जानते ही है। चौथा है विपरीतार्थी शब्द। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता है, अलग ही अर्थ बताता है, तो उसे बोलेंगे विपरीतार्थी शब्द।
जैसे अनुराग, तो उसका विलोम होगा विराग। अपना, पराया, अज्ञान, ज्ञान, अपमान, सम्मान, पाप, पुण्य, सच, झूठ, दिन रात, जैसे ये अपोजिट शब्द है, विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। और प्रयोग व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर प्रकार है विकारी शब्द। तो अब देखो, विकारी शब्द कौन से कहा जाता है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि कारण परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाता है। पहले मैंने जो पद का वीडियो समझाया था उसमें ये सब बता दिया था, वहाँ मैंने ये कारक, वचन, लिंग सब समझा दिया था। लेकिन लड़का पढ़ रहा है लिंग परिवर्तन करके, तो वो लड़का की लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है तो लड़की बनेगा। लड़का दौड़ रहा है, यहाँ वचन परिवर्तन करना है, तो एक लड़का है तो यहाँ वचन यानी कि बहुवचन बनाएंगे तो लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के के लिए आम लाओ, तो कारक बनाना है, तो लड़कों के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए। तो यहाँ पे जो ये लिंग है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। जो ये वचन है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम बनाते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये सारी संज्ञाएं हमने सीख ली है। सर्वनाम में नाम के बदले जिनका प्रयोग किया जाता है वो है सर्वनाम। जैसे संज्ञा में राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटना, हाथ, लड़का, तो ये लड़का है, जातिवाचक संज्ञा है। किताब, तो किताब का कोई भी एक पर्टिकुलर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन किताब तो बहुत सारी किताबें हैं तो जातिवाचक बनता है। बचपन में इसका भाव बताया है, बचपन का भाव बताया है। ढेर आदि, तो ढेर यानी कि बहुत सारा, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम, तो सर्वनाम में भी ऐसा होता है कि जिसके नाम के बदले किया जाता है, तो मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, जो, जिसे, कोई, कब। विशेषण, तो कोई विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा है, बुरा, नीला, पीला, हिमालय पर्वत नीला लगता है, तो ये हिमालय पर्वत तो है पर विशेषता क्या बताइए नीले की। क्रिया है, तो ये जो सब हम हाथ, आँख, नाक से करते हैं, पैरों से, वो क्रिया है। खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना देना, खाना पीना आदि सब क्रिया है। अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से विकार परिवर्तन नहीं होता, विकार परिवर्तन नहीं होता, उसे बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे आज, मैं और आहा आदि अविकारी। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोचक। ये 4 में क्रिया विशेषण में अव्यय है आज, कल, अब, कब। इससे हम जो सेंटेंस बनाते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये आज क्रिया विशेषण अव्यय है, स्कूल नहीं जाऊंगा, इसके आगे आज लगा दिया, क्रिया विशेषण बना, जो क्रिया करने वाली है उसमें विशेषण। संबंध बोधक, कि कोई भी शब्द किसी से जुड़ता है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, तो ये से आया, वो संबंध बता है, जो किसी सेंटेंस के साथ किसका संबंध है तो वो बनता है संबंध बोधक अव्यय। के, ऊपर, ऊपर से नीचे, या एक लड़का ऊपर से नीचे सीढ़ी चढ़ उतर के आया, तो ऊपर से नीचे का जो संबंध है, ऊपर से नीचे जो बच्चे का सीढ़ी से उतरने का संबंध है, तो वे सब होते हैं संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक यानी कि और, परंतु, या, इसलिए। जैसे कि हम वो बनाते हैं मिश्र सेंटेंस, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है, तो 2 जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसे जो हम जोड़ते हैं, उसके लिए जो हम योजन शब्द लगाते हैं, तो वैसे ही हमारा समुच्चय बोधक, समुच यानी कि जोड़ने वाला जो शब्द होता है। और नीमा और मीना दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, और तो ये नीमा और मीना को जोड़ने वाला और है, परंतु, या, इसलिए, तो ये शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि यानी कि आश्चर्यजनक कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं
कोई भी किसी वस्तु में हमको आश्चर्य जैसा लगता है तो उसे बोलेंगे विस्मयादि बोधक। आहा, ये क्या हो गया, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ओ वाह, कितना सुंदर पिक्चर बनाया है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं विस्मयादिक बोधक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैंने जो पूरा समझा दिया है वो शब्द के आधार पे वर्गीकरण करके जो प्रकार होते हैं वो समझाया है। ये आगे मैंने थोड़ा जो शब्द के संज्ञा विशेषण उसके बारे में थोड़ा कुछ समझा दिया है आपको। इसके बाद जो हमारा पद के वीडियोज़ है वो यहाँ से शब्द और पद दोनों साथ में, ये 3 वीडियो मैंने जो बनाए ग्रामर के वो एक ही पॉइंट के हैं, शब्द पद, पद परिचय, शब्द। तो इससे जो कुछ भी क्वेश्चन आएंगे वो ये 3 वीडियो में से आएंगे। तो ये मैंने जो समझाया है उस शब्द का, तो ये आपने मैंने जो लिखने को भी दिया था वो आपने सारे क्वेश्चन आंसर लिख दिए होंगे। तो इससे आप अच्छी तरह से समझ सकोगे। थैंक यू।